सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद परिचय के लिए सभी शब्दों के भेद को जानना है, उसके लिंग, वचन, कारक के बारे में जानना है, वाच्य की जानकारी भी आवश्यक है। तो कक्षा शुरू करने में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पद क्या है, पद किसे कहते हैं। तो पद के पहले हम शब्द जान लें। शब्द की परिभाषा जब आपसे पूछी जाती है तो आप कहते हैं कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द स्वतंत्र अर्थवान इकाई है और जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इसे पद कहते हैं। जैसे राघव रामायण पढ़ता है। राघव एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन राघव रामायण पढ़ता है इस वाक्य में राघव पद हो जाता है, रामायण पद हो जाता है, पढ़ता है ये भी पद हो जाता है, क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हो गए। स्वतंत्र रूप से ये शब्द थे। तो पद को जब हमने जान लिया तो पद परिचय क्या है, पद परिचय में क्या हम बताते हैं, तो इन्हीं पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द भेद की किस कोटि में आते हैं, इनका लिंग क्या है, वचन क्या है इत्यादि का वर्णन करना, इत्यादि के बारे में बताना पद परिचय कहलाता है। अब पद कितने भेद होते हैं, पद के कितने प्रकार हैं। मूल रूप से पदों को दो भागों में बांट दिया गया, विकारी पद और अविकारी पद। विकार का अर्थ है परिवर्तन, चेंज। तो जिन पदों में लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन होता है, उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे आप संज्ञा पद है, लड़का संज्ञा पद है, लेकिन उसका बहुवचन का रूप लड़के बन जाता है। सर्वनाम में भी वह, वे। विशेषण में भी पीला कपड़ा, कपड़ा एक वचन था तो पीला, अगर कपड़ा को कपड़े कर दो तो पीले कपड़े। तो वहाँ वचन के आधार पर परिवर्तन होगा। पीली सरसों, सरसों स्त्रीलिंग है तो पीली। तो लिंग और वचन के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन होता है, जिन पदों में परिवर्तन हो जाता है, उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। अविकारी पद जिन पदों का रूप लिंग वचन के आधार पर नहीं बदलता है, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक जैसी उनकी स्थिति बनी रहती है, ये अव्यय पद होते हैं। क्रिया विशेषण का एक उदाहरण ले लीजिए। लड़का धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। लड़का धीरे धीरे चलता है, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं। अब आप देखिए इन चारों वाक्यों में वचन और लिंग के आधार पर धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस कारण से धीरे धीरे क्या है, अविकारी शब्द है, अविकारी पद है। ये क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है और अव्यय अविकारी पदों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए आज हम विकारी पदों के पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि इन पदों का परिचय देते समय हमें किन किन पहलुओं की जानकारी देनी पड़ती है। तो इस क्रम में सबसे पहले संज्ञा पद। संज्ञा पद का परिचय देते समय ये जानकारी हमें देनी पड़ती है कि संज्ञा का भेद बताना पड़ता है। अब संज्ञा के जो भेद हैं वो रेखांकित पद आपके परीक्षा में दे दिया जाता है कि रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, व्याकरणिक परिचय दीजिए। अगर संज्ञा पद रेखांकित है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले
उसका भेद बताना पड़ता है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के भेद को बताना है। फिर लिंग बताना पड़ेगा। हिंदी में दो ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर उसका वचन बताना पड़ेगा। वचन भी हिंदी में दो ही हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी आता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हिंदी में केवल दो ही वचन है। फिर आपको कारक की जानकारी देनी पड़ेगी कि कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, कौन सा कारक है। और क्रिया के साथ संबंध बताना पड़ता है। तो सामान्यतया जो कारक होता है क्रिया से वही संबंध भी होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है। इस उदाहरण में गंगा और हिमालय दो संज्ञा पद आए हैं। अब गंगा का पद परिचय देख लेते हैं। तो गंगा एक नदी विशेष का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक, और निकलती है क्रिया का कर्ता है। इतना हमें बताना पड़ा या बताना पड़ेगा। दूसरा एक शब्द है हिमालय। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक पर्वत विशेष का नाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अपादान कारक है। हिमालय से यहाँ अलगाव का भाव दिख रहा है, और निकलती है क्रिया का अपादान कारक। सर्वनाम आप जानते हैं कि संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम माने सबका नाम। तो जब संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम हैं, तो सर्वनाम पद का परिचय देते समय हमें संज्ञा जैसा ही पूरा जो व्याकरणिक परिचय देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें सर्वनाम का भेद बताना पड़ेगा। आप जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो इन 6 भेदों में से कौन सा भेद है यह बताना पड़ेगा। लिंग बताना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि सर्वनाम पद का जो लिंग है वो क्रियापद से निर्धारित होता है। जैसे वह जा रहा है, तो यहाँ पर वह शब्द अगर रेखांकित है तो जा रहा है पुल्लिंग में, इसलिए वह पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर लिख के आता वह जा रही है तो वह स्त्रीलिंग, क्योंकि जा रही है क्रिया स्त्रीलिंग में है। तो जब हम सर्वनाम के लिंग को लिखेंगे तो उसके लिए हमें क्रिया की ओर देखना पड़ेगा, वचन लिखना पड़ेगा और कारक बताना पड़ेगा और क्रिया से संबंध बताना पड़ेगा। आइए कुछ उदाहरण सर्वनाम के देखते हैं। जैसे गोलू ने उसे बहुत मारा। इस वाक्य में उसे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुष सर्वनाम है। आप जानते हैं सर्वनाम में 3 पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष होते हैं। उभय लिंग है। उभय लिंग से तात्पर्य है दोनों लिंगों में हो सकता है, क्योंकि वाक्य दिया है कि गोलू ने उसे बहुत मारा। अब उसे किसी लड़की के लिए प्रयुक्त हुआ है तो वो स्त्रीलिंग में होगा, अगर किसी लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है तो वो पुल्लिंग होगा। तो उभय लिंग से तात्पर्य है कि दोनों लिंगों में ये हो सकता है। एक वचन है, कर्म कारक है, क्योंकि उसे कर्म के स्थान पर आया है, मारा क्रिया का उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कर्म कारक और मारा क्रिया का कर्म। दूसरा उदाहरण, तुम क्या पढ़ रही हो। तुम यहां पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, स्त्रीलिंग है। अब चूंकि रही हो स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग लगना। अगर हो जाता कि तुम क्या पढ़ रहे हो तो वहां पुल्लिंग हो जाता। तो इस वाक्य में तुम स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और पढ़ना क्रिया का कर्ता है।
दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब यहाँ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित नहीं हो रहा कि कौन खड़ा है। कोई पुल्लिंग है, एक वचन में है, कर्ता कारक है। पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि कोई खड़ा है। खड़ा है पुल्लिंग में, इसलिए कोई। अगर होता कोई खड़ी है तो वहां पर वो स्त्रीलिंग हो जाता। तो यहाँ पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता कारक, और खड़ा है क्रिया का कर्ता। विशेषण का पद परिचय करते समय हमें किन व्याकरण के बिंदुओं की जानकारी देनी होती है? तो विशेषण का भेद बताना पड़ेगा। विशेषण का भेद, विशेषण 4 प्रकार के: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं इसके। अब गुणवाचक विशेषण में केवल गुण दिखा रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत ढेर सारे पद आ जाते हैं। आप रंग, रूप, आकार, गुण, काल, दशा, स्थान, स्थितिशील, स्वभाव, स्वाद में गुणवाचक पहचान। अब किसी का रंग, कोई भी रंग अगर है तो वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। लाल, काला, पीला, हरा, नीला, जितने भी रंग हैं सब गुणवाचक विशेषण। रूप, गोरा, काला, सुंदर, कुरूप। आकार, लंबा, चौड़ा, ठिगना, नाटा। हाँ, गुण, मेहनती, परिश्रमी, हाँ, आलसी, कामचोर। काल, जो काल को भी दर्शाए, प्राचीन, आधुनिक। दशा, व्यक्ति की दशा कैसी है, वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। रोगी है, हाँ, धनी, बलवान, निर्बल। स्थान, स्थान से भी बनता है, जैसे भारत से भारतीय, जापान से जापानी, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। स्वभाव, किसी के स्वभाव के बारे में, दयालु, झगड़ालू है, उल्टा है, तो ये सारे स्वभाव। स्वाद, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, नमकीन, ये जो 6 स्वाद हैं, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। फिर परिमाणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर ये है कि परिमाणवाचक में नापतोल, परिमाण का अर्थ है मात्रा, नापतोल, तो नापतोल की इकाई भी इसमें प्रयोग की जाती है। जैसे कोई कहता है कि मुझे 5 आम दे दो, तो यहाँ 5 क्या है? संख्यावाचक विशेषण। लेकिन 5 किलो आम दे दो तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है, क्योंकि इसमें मापने की इकाई किलो का प्रयोग कर दिया गया है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम विशेषण की तरह से प्रयोग हो जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जिस संज्ञा पद के लिए सर्वनाम पद का प्रयोग होता है, वह संज्ञा पद भी उसके साथ अगर आ जाता है तो वो सर्वनाम उस संज्ञा पद के लिए सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब जैसे कह दे कि यह घड़ी मेरी है, तो यह घड़ी, घड़ी के लिए यह आया, तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो सर्वनाम जब विशेषण की तरह से प्रयुक्त होता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का पद परिचय करते समय हमें इन चारों भेदों में से कौन सा भेद है वो बताना पड़ता है। लिंग और वचन। प्यारे बच्चों, चूंकि विशेषण का लिंग और वचन विशेष्य के आधार पर ही, विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार ही निर्धारित होता है। तो जो लिंग वचन विशेष्य का होगा वही लिंग वचन विशेषण का भी होता है। विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों पे नजर डालते हैं। जैसे क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पहली विशेषण है। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक को भी निश्चित और अनिश्चित 2 भागों में बांटा गया है, संख्यावाचक विशेषण को।
तो यहाँ पर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग है, चूंकि कक्षा स्त्रीलिंग में है इसलिए पहली भी स्त्रीलिंग। वचन एक वचन, विशेष्य क्या है? कक्षा विशेष्य है। एक और उदाहरण देखते हैं। यह पुस्तक अप्पू की है। यह यहाँ सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि पुस्तक के लिए यह का प्रयोग किया गया था और पुस्तक भी उसके साथ आ गई है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक स्त्रीलिंग है इसलिए यह भी यहाँ स्त्रीलिंग है, एक वचन है और विशेष पुस्तक है। अथर्व ईमानदार लड़का है। यहां पर ईमानदार ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है क्योंकि लड़का शब्द की विशेषता बता रहा है, एक वचन में है और विशेष लड़का है। अथर्व भी हो सकता है, अथर्व भी एक लड़का है तो अथर्व लड़का है और उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो ईमानदार यहाँ गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग एक वचन और विशेष इसका लड़का और अथर्व ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं। क्रियापद, क्रियापद की जानकारी आपको होनी चाहिए और जब क्रियापद का हम परिचय करेंगे तो उसमें इन पहलुओं की जानकारी देनी आवश्यक है। सबसे पहले आपको क्रिया का भेद बताना पड़ेगा। भेद में सकर्मक है कि अकर्मक ये बताना पड़ेगा। फिर लिंग बताना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, क्रिया का लिंग उसके कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार और भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग में, एक वचन में और अन्य पुरुष में होती है। धातु, आपको धातु बताने के लिए, तो धातु क्या है कि क्रिया का जो अंश उसके सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे पढ़ना क्रिया, अब उसके ढेर सारे रूप, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ रहा है, पढ़ेंगे, पढ़ चुका है, पढ़ता रहा है, ढेर सारे जो उसके प्रयोग हैं। पढ़ा था, तो हम देखें कि इसमें सब में जो कॉमन है वो पढ़ शब्द में कॉमन है, तो यही उसका धातु है। पढ़ना क्रिया की धातु क्या है? पढ़। धातु को जानने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि क्रिया में तू लगा करके उसका क्रिया का रूप देखते हैं, तो जो अंश आता है वही उसकी धातु है। जैसे तू पढ़, तू लिख, तू हंस, तू चल, तू जा, तो इनमें क्या हुआ? पढ़, चल, खा, हंस, लिख, जा, ये सब उसकी धातु हैं। उन क्रियाओं की धातु कहलाएंगे। फिर काल की जानकारी देनी पड़ती है। काल में आपको बताना पड़ेगा कि भूतकाल में क्रिया का प्रयोग है कि वर्तमान में है कि भविष्यत काल में है। वाच्य के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि क्रिया कर्तृवाच्य में प्रयुक्त हुई है, कर्मवाच्य में है कि भाववाच्य में है। और कर्ता का संकेत, कर्ता की भी जानकारी कि क्रिया का कर्ता कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा। आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। राधा निबंध लिखती है, यहां पर लिखती है क्रिया है, तो इसका भेद बताना आपको। सकर्मक क्रिया है क्योंकि निबंध यहां कर्म है। स्त्रीलिंग है, कर्ता के अनुसार ये कर्तृवाच्य में प्रयोग है, तो राधा स्त्रीलिंग है इसलिए लिखती है, यहां स्त्रीलिंग है। लिख धातु है, वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त है और राधा इसकी कर्ता है। दूसरा एक वाक्य देख लीजिए जो कर्मवाच्य में है। कृष्ण के द्वारा फल खाए जाते हैं। अब क्रिया क्या है? खाए जाते हैं, यहां खाए, तो सकर्मक क्रिया है। क्या खाए जाते हैं? फल। पुल्लिंग है, बहुवचन है। फल यहां खाए जाते हैं,
तो बहुवचन में फल है, इसलिए कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के पुरुष वचन के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार। फल यहाँ पुल्लिंग है, बहुवचन में है, इसलिए बहुवचन में क्रिया है। खा धातु है, वर्तमान काल में प्रयोग हुआ है और कर्मवाच्य, और इसका कर्ता कौन है? कृष्ण। एक भाववाच्य का भी उदाहरण देख लीजिए, या अकर्मक क्रिया। बच्चे रोज स्कूल से आते हैं, यहां आते हैं क्या है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है। पुल्लिंग है, बहुवचन, बच्चे बहुवचन में है, इसलिए यहां बहुवचन में, यह कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग हुआ। वर्तमान काल है, कर्तृवाच्य, और बच्चे इसके कर्ता है। अगला एक वाक्य जो भाववाच्य में प्रयुक्त हुआ है, लड़कियों से खेला गया। अब खेला गया अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। अब यहाँ कभी कभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़कियों से खेला गया, तो यहाँ क्रिया कैसे पुल्लिंग में हो गई? लड़कियाँ तो स्त्रीलिंग है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये भाववाच्य में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग में, एक वचन में और अन्य पुरुष में होती है। तो इसके कारण यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, खेल धातु, तू खेल प्रयोग करने से हमें खेल मिलता है, तो खेल धातु भूतकाल में प्रयोग है, और भाववाच्य, लड़कियां इसकी कर्ता है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने विकारी पदों का व्याकरणिक परिचय देखा। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम अविकारी पदों का पद परिचय कैसे करें, इसकी जानकारी आपको देंगे। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।